हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ भी रहे होंगे। तो लास्ट टाइम हमने बात करी थी नोमेनक्लेचर की। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के नोमेनक्लेचर की हमने लास्ट टाइम बात करी थी। अब हम आगे उससे स्टार्ट कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन मेथड्स। तो लिख लेते हैं प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ये वाला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके अंदर देखो बहुत सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन है कार्बोक्सिलिक एसिड के। ठीक है, तो जो फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड है वही हम देखते हैं कि कौन सा पढ़ना है। इस मेथड को आप बहुत बार पढ़ चुके हो। क्या है? बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। मैंने एक दिन आपको बताया था कि अल्कोहल है, उसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा? का एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन होगा। एल्डिहाइड कीटोन के ऑक्सीडेशन से किसका फॉर्मेशन होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का। 1 डिग्री अल्कोहल है तो एल्डिहाइड बन जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल है तो कीटोन बन जाएगा, ये वाला। तो ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो मैं ये जो आउटलाइन है वापस ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, सीधा मैं रिएक्शन लिखता हूँ। कौन सा रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं? रिएक्शन बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। तो एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हम इसको बना सकते हैं। ठीक है ना? तो देखो क्या होता है, ये काम हम किस किस से कर सकते हैं, क्या क्या रिएजेंट हम यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट देखो हम क्या यूज कर सकते हैं। बेसिक KMnO4 यूज कर सकते हैं। बेसिक KMnO4, वी कैन यूज बेसिक KMnO4, इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है ना? बेसिक KMnO4 मतलब इसको ऐसे लिख देंगे KMnO4 साथ में KOH। तो KOH क्या होता है? बेस। तो बेसिक KMnO4 हो गया। बी क्या यूज कर सकते हैं? एसिडिक K2Cr2O7। ठीक है ना? एसिडिक K2Cr2O7 इसका भी यूज कर सकते हैं। ये जो K2Cr2O7 है, इसको ऐसे लिखेंगे K2Cr2O7 प्लस क्या यूज करोगे आप? प्लस H2SO4। तो ये क्या बन जाएगा? एसिडिक K2Cr2O7 हो जाएगा। ठीक है, एक नई चीज आ रही है, दोनों तो आप पहले भी पढ़ चुके हो। एक नई चीज आ रही है जिसको हम बोलते हैं जॉन्स रिएजेंट। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम? जॉन्स रिएजेंट। इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब आप बोलोगे कि सर आपने बाकी फॉर्मूलाज लिखे हैं तो जॉन्स रिएजेंट का भी लिखो। तो जॉन्स रिएजेंट क्या होता है? CrO3 प्लस साथ में होता है H2SO4। इसको हम क्या बोलते हैं? जॉन्स रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है भाई। तो अब हम देखते हैं कि रिएक्शन होती कैसे है। वैसे आपको पता है रिएक्शन कैसे होगी। जैसे ये लिया आपने 2 कार्बन का एल्कोहल CH3CH2OH, ये 2 कार्बन का एल्कोहल लिया आपने। आप इसका क्या करा रहे हो? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कराने के लिए आपने चूज कर लिया, मान लो बेसिक KMnO4। ये ले लिया बेसिक KMnO4। ठीक है भाई, बेसिक KMnO4 ले लेंगे। तो आपको पता है कि 2 कार्बन का एल्कोहल, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो एल्डिहाइड बनेगा। क्यों एल्डिहाइड बनेगा? क्योंकि ये क्या है? 1 डिग्री एल्कोहल है। कैसा है? 1 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल से क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। कितने कार्बन का एल्कोहल था? 2 कार्बन का। तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड क्या होता है? CH3CHO। अब क्या होता है? इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है ना? फर्दर क्या हो जाएगा? KMnO4 की प्रेजेंस में फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड 2 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर क्या हो जाएगा? कन्वर्ट। तो CH3COOH का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि थोड़ा बहुत यहाँ, ये तो हमने केवल क्या लिखे हैं? प्रोडक्ट लिखे हैं सीधे सीधे। ठीक है ना? तो यहाँ जब इथेनॉल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है तो बीच में क्या बनता है? पोटेशियम सॉल्ट भी बनता है। जैसे ये जो CH3CH2OH है, इसका आप किससे रिएक्शन कराओगे? बेसिक KMnO4। बेसिक KMnO4 किसको बोलेंगे हम? KMnO4 को यूज करेंगे इसके साथ में, KOH के साथ में। ठीक है ना? प्लस KOH, ये इसके साथ में जब आप यूज करते हो तो फॉर्मेशन होता है CH3COOK। इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। ये क्या होता है? CH3COOK, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का पोटेशियम सॉल्ट। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनने से पहले कार्बोक्सिलिक एसिड के पोटेशियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। फिर आप क्या करते हो? फिर हाइड्रोलिसिस करते हो किसकी प्रेजेंस में? एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये जो K है इसकी जगह क्या लग जाएगा? H लग जाएगा। ठीक है ना? और इस K के साथ में कौन अटैच होएगा? ये OH अटैच होएगा। ठीक है, तो KOH और ये पीछे क्या बना? CH3COOH प्लस साथ में क्या बन जाता है? KOH।
ठीक है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनने से पहले क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का पोटेशियम सोल्ट बनता है। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो पोटेशियम सोल्ट बनाने के लिए आपको पहले तो क्या यूज करना होता है, KMnO4 KOH के साथ में, और सेकेंडली आपको क्या यूज करना होता है, हाइड्रोलिसिस करना होता है, मतलब H2H+ का यूज करना होता है। तो ये क्या था ये था हमारा बेसिक KMnO4 से एल्कोहल का ऑक्सीडेशन, जो आप अच्छी तरीके से जानते हो। ठीक है, अब हम जोन्स रिएजेंट वाला भी पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, जोन्स रिएजेंट कैसे काम करता है, तो सी डाल लेते हैं। ठीक है, या सीधा ही लिख लेते हैं जोन्स रिएजेंट, है ना, वो कैसे काम करेगा, जोन्स रिएजेंट। ये जो जोन्स रिएजेंट होता है ना, फॉर्मूला अभी मैंने बताया था आपको, क्या होता है, क्रोमियम ऑक्साइड प्लस H2SO4, CrO3 प्लस H2SO4 को हम क्या बोलते हैं, जोन्स रिएजेंट। ये था अपना जोन्स रिएजेंट। हाँ, जोन्स रिएजेंट क्या करेगा, वही काम करेगा। पहले इथेनॉल को कन्वर्ट करेगा एसिटाल्डिहाइड के अंदर, और फिर उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एसिटिक एसिड के अंदर। ठीक है, तो जैसे देखो, हम एग्जांपल ले रहे हैं, जोन्स रिएजेंट के अंदर CH3 CH2OH प्लस आपने ऑक्सीडेशन करवाना है, तो ऑक्सीडेशन करवाने के लिए क्या यूज करोगे, जोन्स रिएजेंट CrO3 प्लस H2SO4। तो होगा क्या, H2 निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है ना, तो ये CrO3 से तो आपको क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन, और 2H कहाँ से निकल जाएंगे, ये वाले दोनों अल्फा हाइड्रोजन वाले। तो ये -H2 अभी मैं लिख देता हूँ। तो क्या बन जाएगा, CH3 और लग जाएगा CHO। ठीक है ना, ये जो CH3CHO है, ये तो क्या था आपका, इथेनॉल, इथेनॉल। और ये CH3CHO को हम क्या बोलेंगे, एसेटल्डिहाइड। क्या बोलेंगे, एसेटल्डिहाइड। ये हो गया आपका एसेटल्डिहाइड। ये जो एसेटल्डिहाइड है, इसको आप क्या करोगे, इसका आप ऑक्सीडेशन करोगे फर्दर, तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड 2 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब एक बोलोगे कि सर ये काम तो KMnO4 भी कर रहा था, लेकिन क्या है कि जोन्स रिएजेंट थोड़ा सा अलग चीज होती है। जोन्स रिएजेंट CrO3 प्लस H2SO4 है, तो ये एक और रिएजेंट है अपने पास में जो इस तरीके से काम कर सकता है। ठीक है ना, अब देखो, एक जोन्स रिएजेंट की खास बात ये होती है कि ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, उसका क्या नहीं करता है, ऑक्सीडेशन नहीं करता है। तो मैं लिख सकता हूँ, जोन्स जोन्स रिएजेंट जोन्स रिएजेंट कैन नॉट ऑक्सीडाइज, कांट ऑक्सीडाइज्ड can't oxidized can't oxidized of double and triple bond in the compound। तो ये कंपाउंड के अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, उसका ऑक्सीडेशन नहीं करता है। ठीक है ना, जैसे देखो एग्जांपल लेके देखते हैं, तब अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हमने एग्जांपल लिया, CH ट्रिपल बॉन्ड C, फिर आ गया CH डबल बॉन्ड CH, फिर CH2OH। इस टाइप से मान लो आपको कोई कंपाउंड है, सॉरी, CrO3 प्लस H2SO4 आपने यूज किया, तो वही क्या होगा, यहाँ से H2 निकलेगा, अल्फा हाइड्रोजन वाले ये दोनों हाइड्रोजन निकलेंगे, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से आपने क्या ले रखा था, ऑक्सीजन ले रखा था। ठीक है ना, तो ये निकलेगा, मतलब ये वाला पार्ट -H2 हो जाएगा यहाँ से, ये माइनस, ठीक है, ये -H2 हुआ। तो अब पीछे देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है डबल बॉन्ड, ये आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, इसको जोन्स रिएजेंट है वो इफेक्ट नहीं करता है। ठीक है ना, तो जोन्स रिएजेंट इफेक्ट नहीं करता, तो फॉर्मूला क्या रह जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एज इट इज रह जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH, ये भी एज इट इज रह जाएगा, और जो CH2OH था वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, COOH के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से यहाँ पे जोन्स रिएजेंट ने किसको अफेक्ट नहीं किया, जोन्स रिएजेंट ने डबल और ट्रिपल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं किया, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं आया इसका। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका जोन्स रिएजेंट काम करता है। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन से रिलेटेड जो रिएक्शन था वो कंप्लीट हो गया है। तो हमने क्या क्या पढ़ा इसमें, प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। तो एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से भी हम क्या बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं।
ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। अब जब हम एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे हैं तो भाई एल्डिहाइड कीटोन के ऑक्सीडेशन से भी तो बना सकते हैं, ठीक है ना। तो वो वाली रिएक्शन भी हम क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो वो वाली रिएक्शन अब हम पढ़ लेते हैं। तो चलो इस रिएक्शन के अंदर क्या है वो देखते हैं। सेकंड रिएक्शन, सेकंड बाय द oxidation of carbonyl compound, carbonyl compound by the oxidation of carbonyl compound, ठीक है। तो अब देखो कार्बोनिल कंपाउंड से क्या, जैसे ये है आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड OH मींस क्या है आपके पास एल्डिहाइड। आप एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर सकते हो, वही वापस यूज कर लो क्या, बेसिक KMnO4, ठीक है। रिएक्शन तो वही है, बस एक बार नाम लिख लेते हैं, बेसिक KMnO4। दो कार्बन का एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, दो कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। क्या बन गया आपका, एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया, किससे, इथेनॉल से, ठीक है। एल्डिहाइड है उसका तो ऑक्सीडेशन हम आसानी से कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन आसान होता है, बट कीटोन का ऑक्सीडेशन क्या होता है, मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही लेना पड़ता है। तो देखो कीटोन का करा के देखते हैं, और कीटोन का करवाते हैं तो थोड़ा सा एक चीज और याद रखनी है, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। ये आपका कीटोन है, क्या यूज करोगे, बेसिक KMnO4 एज इट इज ऊपर वाला। तो मान लो अभी तो दोनों तरफ चाहे ये बॉन्ड ब्रेक करो चाहे ये बॉन्ड ब्रेक करो, बात एक ही है ना। तो हम कोई सा भी बॉन्ड ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है, तो प्रोडक्ट सेम ही बनने हैं। तो इधर कितना कार्बन रह गया, 1 कार्बन, इधर कितना कार्बन रह गया, 2 कार्बन। तो यहाँ 1 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा और इधर 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो ये CH3 COOH 2 कार्बन का बन गया, 1 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, HCOOH होता है। अब आपको पता है कि जो ये HCOOH है ये होता है आपका अ, अ, इसकी स्टेबिलिटी कम होती है, तो ये CO2 और H2O में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है। चलो अब देखो एक और ले लेते हैं, एसिमेट्रिक का केस ले लेते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने लिया CH3, एसिमेट्रिक के केस में आपने लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब की बार प्रोडक्ट देखो अलग अलग बनने हैं, ठीक है ना। कैसे, देखो क्या होता है कि मान लो आप ये बॉन्ड ब्रेक करते हो तो क्या बनेगा, 3 कार्बन का कंपाउंड बनेगा, ठीक है ना। ये 3 कार्बन हो गया, ये कितना हो गया, 1 कार्बन हो गया। तो ये तो हो सकता है कि भाई 3 और 1 कार्बन के कंपाउंड बन जाए। ऐसा भी तो हो सकता है आप ये वाला बॉन्ड ब्रेक करते हो तो इधर 2 कार्बन का इधर 2 कार्बन का, कौन सा बनेगा, ठीक है ना। तो देखो इसको डिसाइड करने के लिए अपने पास में एक रूल होता है। वो रूल क्या बोलता है, वो रूल बोलता है कि CO ग्रुप को उस तरफ भेजना है जिधर ग्रुप क्या लगाओ, छोटा लगाओ। तो छोटा ग्रुप तो ये वाला ही है ना, तो इसकी तरफ भेजना है तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। तो 2 कार्बन का और 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। मतलब क्या बनने वाले हैं, CH3COOH के 2 मॉलिक्यूल बनने वाले हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपने को इस रूल को ध्यान में रखना है। तो ये भी अपनी रिएक्शन क्या होती है, कंप्लीट होती है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। नेक्स्ट हम रिएक्शन देखते हैं, थर्ड रिएक्शन, रिएक्शन नंबर थर्ड। ये थर्ड रिएक्शन क्या है, बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल कंपाउंड, बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑफ नाइट्राइल कंपाउंड, नाइट्राइल कंपाउंड। तो नाइट्राइल कंपाउंड का क्या कर दो, हाइड्रोलिसिस कर दो। देखो ये वाली रिएक्शन हम अमीन वाले टॉपिक के अंदर पढ़ चुके हैं और मैंने बताया भी था वहां पे कि अगर आप साइनाइड का क्या कर रहे हो, पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर रहे हो तो एमाइड बनेगा। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। बस रिएक्शन को रिपीट ही हो रही है, बस इसको लिखना है। जैसे ये आपके पास में CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। याद करने के लिए मेथड में बता दूंगा, इसका हाइड्रोलिसिस करना है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, एसिडिक मीडियम में। ये देखो H2H+ लिखा, कुछ मत करो, इस कार्बन के और इस नाइट्रोजन के बीच में बनने वाले 2 बॉन्ड को ब्रेक कर दो तो क्या रह जाएगा, एक वैलेंसी रह जाएगी। H2O को ऐड करना है तो कार्बन पे ऑक्सीजन ऐड कर दो, बाकी जो बच रहे हैं हाइड्रोजन वो कहाँ पे ऐड कर दो, नाइट्रोजन के साथ में ऐड कर दो, ठीक है ना। किस तरीके से, इस तरीके से, O इधर ऐड कर दो, H और H इधर ऐड कर दो। क्या बन रहा है भाई, CH3 C डबल बॉन्ड O
और NH2, क्योंकि देखो जब बॉन्ड ब्रेक कर दोगे कार्बन के दो तो ऑक्सीजन एक ही जुड़ रहा है, मतलब दोनों ऑक्सीजन, दोनों बॉन्ड अब वो ऑक्सीजन के थ्रू ही बनेंगे, तो CH3CO NH2। वैसे याद रखने के लिए मैकेनिज्म तो इसका थोड़ा बड़ा होता है, सिलेबस में हमारे मैकेनिज्म है नहीं तो हम उसको पढ़ नहीं रहे। अगर हम फिर से इसका हाइड्रोलिसिस कर दें, ठीक है ना, फिर से क्या कर दें, हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, तो हाइड्रोलिसिस करने पे फॉर्मेशन किसका होगा, देखो ऐसे ऐड करना पड़ेगा, अब क्यू आर HOH। तो जब आप ऐसे अटैच करोगे तो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस साथ में क्या बन जाएगा, NH2 तो था ही, NH3 बन जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे नाइट्राइल जो है उसका क्या होगा, हाइड्रोलिसिस, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस या नाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस होता है पार्शियल हाइड्रोलिसिस, मतलब एक बार हाइड्रोलिसिस होता है तो एमाइड बनता है, और दूसरी बार हाइड्रोलिसिस होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है ना। तो अभी देखो आप शुरू में कितने कार्बन का लेके चले थे, साइनाइड 2 कार्बन का, 2 कार्बन के नाइट्राइल को या साइनाइड को हम क्या बोलते हैं, एसीटोनाइट्राइल, क्या बोलते हैं, एसीटोनाइट्राइल, ठीक है भाई। हमारा एसीटोनाइट्राइल था, उससे 2 कार्बन का एमाइड बना, तो इसको क्या बोलते हैं, एसिटेमाइड, एसेट एमाइड, तो एसेट एमाइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एसेट एमाइड के बाद देखो यहाँ 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, 2 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को हम क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। 2 कार्बन है इसलिए एसिड लगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए स्पेशल सफिक्स एसिड होता है, नोमेनक्लेचर में हम देख ही चुके हैं। तो किसका फॉर्मेशन होगा, एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी रिएक्शन थी हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल। अच्छा देखो हम एरोमेटिक ले लें CH3 की जगह, यहाँ हमने CH3 लिया ना, इसकी जगह हम एरोमेटिक भी ले सकते हैं, ठीक है ना, चलो। अच्छा यहाँ देखो जो लिखा हुआ है इसको हम ग्रीन से सेलेक्ट कर देते हैं, ग्रीन से लिख देते हैं, जिससे हमें क्या थोड़ा सा अच्छा दिखे, ठीक है, समझ में अच्छे से आ जाए, मिक्सअप नहीं हो। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं अब क्या हुआ, चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। आपने CH3 की जगह कोई एरोमेटिक ले लिया, ठीक है ना, एरोमेटिक रिंग ले ली, तो एरोमेटिक रिंग लेंगे तो देखो क्या बनने वाला है, ये आपका रिंग हो गया, ये C ट्रिपल बॉन्ड N, वही क्या करना है, हाइड्रोलिसिस H2O H प्लस, ठीक है, H2H प्लस को ऐड कैसे करना है, वही ऐसे ब्रेक करो, O इधर अटैच करो, H और H इधर अटैच करो, ठीक है। तो क्या बनेगा, रिंग C डबल बॉन्ड O NH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है ना, तो CONH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो ये जो बन रहा है इसका फर्दर तुम हाइड्रोलिसिस करोगे, H2O H प्लस, फर्दर हाइड्रोलिसिस करोगे तो अभी बताया तब क्यूआर कैसे ऐड करना है, अब क्यूआर कुछ ऐसे ऐड करना है, इधर क्या ऐड करोगे, इधर ऐड करोगे आप OH, इधर ऐड करोगे H, तो किसका फॉर्मेशन होगा, रिंग C डबल बॉन्ड O OH प्लस साथ में बन जाएगा NH3। तो इस तरीके से अपनी ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। देखो नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं, फोर्थ रिएक्शन, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फोर्थ रिएक्शन देखते हैं, बाय द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बाय द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, किसके साथ में करेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन, विथ CO2, CO2 के साथ रिएक्शन करवानी है। तो देखो CO2 का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है ना इसमें देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जाता है, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा ऑक्सीजन की तरफ, और ये क्या है CH3, फिर क्या लगा है MgBr, ये होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, CH3 पे नेगेटिव, Mg के ऊपर होता है पॉजिटिव, तो जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो तो जुड़ जाएगा कार्बन के साथ, और पॉजिटिव Mg वाला पार्ट है वो जुड़ जाएगा ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पे बनने वाला क्या है, यहाँ पे बनने वाला है O डबल बॉन्ड C, फिर C के साथ में क्या जुड़ेगा, CH3, फिर क्या है O के साथ में कौन जुड़ेगा, MgBr, MgBr जुड़ेगा, O के ऊपर नेगेटिव Mg के ऊपर पॉजिटिव, ठीक है ना।
यहाँ ये एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखो क्या करना है, अब अपने को करना है हाइड्रोलिसिस, H2O H प्लस। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो किस टाइप से करेंगे, देखो MgBr है, उसके साथ में क्या अटैच करना है, MgBr के साथ में अटैच करना है, MgBr के साथ में अटैच करना है OH को, और H अटैच हो जाएगा किसके साथ में, H अटैच हो जाएगा आपका O के साथ में। तो यहाँ पे H और ये OH, तो यहाँ किसका फॉर्मेशन होने वाला देखना, यहाँ पे बनने वाला है आपका OC, यहाँ लग जाएगा क्या CH3, ये तो पहले से ही था, O के साथ आ गया H प्लस, साथ में क्या बन गया आपका Mg के साथ में Br है और OH भी अटैच हो जाएगा। तो इस टाइप से किसका फॉर्मेशन होगा, एक एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है ना। और एडिशन प्रोडक्ट के बाद में उसका हाइड्रोलिसिस होने पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ये देखो है क्या, C डबल बॉन्ड OOH, कार्बोक्सिलिक एसिड ही तो है, ठीक है ना। ये क्या बना हुआ है, देखो C डबल बॉन्ड OOH, कार्बोक्सिलिक एसिड ही तो हो गया, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा लिख दिया है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। चलो, ये रिएक्शन आप किससे करवा सकते हो, ये रिएक्शन हम करवा सकते हैं किसके थ्रू, CH3 की जगह क्या ले ले, रिंग ले ले। तो CH3 की जगह अगर रिंग ले लेते हैं तो देखो रिएक्शन किस टाइप से होती है, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O प्लस, यहाँ पे आप रिंग ले लो, ठीक है ना, ये आपका रिंग हो गया, यहाँ जोड़ दिया MgBr, Mg के ऊपर पॉजिटिव, इस कार्बन के ऊपर क्या रहेगा नेगेटिव, बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, नेगेटिव वाला पार्ट जुड़ जाएगा किसके साथ, कार्बन के साथ, पॉजिटिव वाला पार्ट जुड़ जाएगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। क्या बनने वाला है, सी, ऊपर क्या रहेगा, यहाँ पे आप रिंग जोड़ दो, ये आपने रिंग को अटैच कर दिया, ठीक है भाई। फिर इधर क्या है ओ के साथ में अटैच क्या करोगे, MgBr अटैच करोगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब अपने को करना है, ये बन रहा है अपना एडिशन प्रोडक्ट, है ना, एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, एडिशन प्रोडक्ट। ये जो एडिशन प्रोडक्ट है इसका आप क्या करोगे, हाइड्रोलिसिस, H2O H प्लस, अभी बताया था, OH जुड़ेगा यहाँ पे, H जुड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, तो ग्रीन से लिख देते हैं, ये हो गया। अब देखो क्या करना है, अब अपने को पता है प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, प्रोडक्ट बनने वाला है O डबल बॉन्ड C के साथ में फेनिल लगा हुआ है, तो ये हमने फेनिल अटैच कर दिया। फिर क्या है, C O के साथ में आ जाएगा H, तो ये देखो C डबल OH, रिंग के ऊपर C डबल OH, MgBr और OH का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बेंजोइक एसिड बन गया ये, ठीक है। पीछे क्या बना था, CH3COOH एसिटिक एसिड, और नीचे क्या बन रहा है, बेंजोइक एसिड, ठीक है ना। ये जो बन रहा है ये क्या है आपका, दो कार्बन है इसमें, तो एसेटिक एसिड, एसिटिक एसिड। और ये क्या बन रहा है, रिंग के ऊपर COOH लगा है, इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड, नोमेनक्लेचर में हमने देखा था, ये बन रहा है आपका बेंजोइक एसिड। तो इस तरीके से आपका ये वाला रिएक्शन भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब एक रिएक्शन आ रही है इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हो सकता है इसको पूछ ले, ठीक है ना, अच्छी रिएक्शन है, इसको अपने को देखना है। नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन, फिफ्थ रिएक्शन, तो हम देखते हैं कौन सा है, देखो फिफ्थ रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो फिफ्थ रिएक्शन है मेरे पास में, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्किल बेंजीन, है ना। तो इसको देखते हैं, फिफ्थ, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्किल बेंजीन, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्किल बेंजीन। तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्किल बेंजीन के अंदर क्या होगा, इसमें देखो रिंग के ऊपर कोई चेन लगी हुई होगी, देखो यहाँ CH3 लगा है, अगर आपको कुछ ऐसा दे देते तो CH2 CH3, ठीक है। अगर आपको ये नहीं दे के ये दे देते CH CH3 CH3,
अच्छा, अगर आपको ऐसा नहीं देके कुछ ऐसा दे देते, CH3 सी, क्या गई आपकी रिंग, इधर अटैच कर दिया CH3, इधर अटैच कर दिया CH3। ठीक है, हम क्या करवाते हैं, इन सब की रिएक्शन करवाते हैं। इन सब की रिएक्शन किससे करवाते हैं, KMnO4 KOH। ठीक है ना, KMnO4 KOH से रिएक्शन करवाते हैं सबकी। तो होगा क्या, देखो रिंग के ऊपर चेन कितनी भी बड़ी हो उससे अपने को मतलब नहीं है। ठीक है ना, क्या बनने वाला है, कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी जो भी चेन है कंप्लीट चेन को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दो। कंप्लीट चेन कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड में, मतलब COOH ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है ना, तो उससे पहले क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का पोटेशियम सॉल्ट बनता है ऐसे। ठीक है ना, नीचे वाले में भी क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का पोटेशियम सॉल्ट बनेगा, लेकिन अब की बार तो देखो कार्बन 2 है इसके अंदर, लेकिन उससे अपने को मतलब नहीं है, इस पे माइनस इस पे प्लस, O के ऊपर माइनस K के ऊपर प्लस, वापिस इसमें भी यही होगा, COO नेगेटिव K के ऊपर प्लस। ठीक है, ये बन जाएगा। फिर देखो यहाँ पर नो रिएक्शन, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये देखो ये कार्बन जो होता है ना, इस कार्बन को हम कौन सा कार्बन बोलते हैं, देखो मैं इस कार्बन की बात कर रहा हूँ। इस कार्बन को आपने 10th चैप्टर में पढ़ा था, कौन सा कार्बन बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। ठीक है ना, तो बेंजाइलिक कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन कौन सा होता है, बेंजाइलिक हाइड्रोजन। तो जिन कंपाउंड में बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं होगा उनके अंदर यहाँ पे क्या होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ ड्यू टू एब्सेंस एब्सेंस ऑफ बेंजाइलिक हाइड्रोजन। ठीक है ना, इस चीज को अपने को ध्यान में रखना है कि बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं हुआ तो रिएक्शन नहीं देगा। अब देखो ये ऊपर वाले जितने भी बन गए, इन सब के अंदर वापस से रिएक्शन हम कराएंगे किसके साथ में, इसका कर देंगे हाइड्रोलिसिस। ठीक है ना, OH H मीडियम लेंगे कैसा, एसिडिक, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करा देंगे, और एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो फॉर्मेशन होगा किसका, K की जगह K और OH मिलके बना देंगे KOH। ठीक है, K और OH मिलके बना देंगे KOH। ये इधर भी क्या आएगा, OH H मीडियम कैसा, H प्लस, क्या हो जाएगा KOH। इधर भी क्या होगा, OH H H प्लस, ये भी क्या बनेगा KOH। ठीक है ना, प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, प्रोडक्ट देखो क्या बनेगा, जो H बच गया वो यहाँ ऐड हो जाएगा CO के साथ में, ये भी क्या बनेगा COOH, ये भी क्या बनेगा COOH। ठीक है, प्लस साथ में क्या बनते जाएंगे KOH, यहाँ पे भी क्या होगा KOH, और नीचे वाले में तो रिएक्शन होगी ही नहीं क्योंकि वहां पे बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं है, एब्सेंस है बेंजाइलिक हाइड्रोजन की। ठीक है, तो ये था अपना बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्किल बेंजीन। अब देखो एक चीज और है कि रिंग के ऊपर चेन कितनी भी बड़ी हो वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, COOH ग्रुप के अंदर। अल्कीन जो होता है ना, एक कंपाउंड ये भी हो सकता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है ना, ये जो एल्कीन वाला कंपाउंड है ये भी किस में कन्वर्ट होगा, ये भी सीधा का सीधा कन्वर्ट हो जाएगा, हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड के पोटेशियम सोल्ट के अंदर COOK, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव। ठीक है, और अब क्या करा दोगे आप, हाइड्रोलिसिस H2O H प्लस, ऐसे कराओगे तो क्या बनेगा COOH, और नीचे क्या आ जाएगा, रिंग आ जाएगा। ठीक है, तो बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये एल्कोहल से भी हो सकती है, कीटोन से भी, अगर एल्कोहल लगा है तो एल्कोहल को भी COOH में कन्वर्ट कर देता है, रिंग के ऊपर अगर कीटोन लगा है तो कीटोन को भी कन्वर्ट कर देता है। सॉरी, लेकिन अपने को उन सबको नहीं देखना है क्योंकि हमारी बुक के अंदर एनसीईआरटी के अंदर दो ही रिएक्शन दे रखी है, एक तो एल्कोहल को कन्वर्ट कर रहा है COOH, सॉरी एल्केन वाली जो रिंग है उसको, एल्केन की जो चेन है उसको कन्वर्ट कर रहा है COOH में, रिंग चाहे कितनी भी बड़ी हो उससे मतलब नहीं है, और दूसरा एल्कीन को कन्वर्ट कर रहा है, तो ये दो रिएक्शन पढ़ लेना, इतने में अपना हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिटिल हैलाइड। तो नेक्स्ट रिएक्शन है अपनी रिएक्शन नंबर 6 बाय the hydrolysis of
by the hydrolysis of acetyl halide. एसिटिल हेलाइड, एसिटिल हेलाइड के हाइड्रोलिसिस से हम रिएक्शन करवाते हैं। तो देखो एसिटिल हेलाइड क्या है आपके पास, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, ये वाला लिया आपने, CH3COCl आपने लिया, और CH3COCl का आप कराओगे हाइड्रोलिसिस। CH3COOH का हाइड्रोलिसिस कराने पर फॉर्मेशन किसका होगा, CH3COCl का हाइड्रोलिसिस। वही मीडियम आपको क्या लेना है, एसिडिक मीडियम लेना है, H2OH प्लस। H2H प्लस लेने पे यहाँ पे देखो किस तरीके से रिएक्शन कराना है, Cl और इसमें से एक H निकाल लो, यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, H तो OH, H2O में से H निकला, OH पीछे बचा वो इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो CH3 C डबल OH बन जाएगा, पीछे से HCl निकल जाएगा। फिर देखो NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो Na प्लस OH माइनस, यहाँ Cl जो है वो Na के साथ में अटैच होगा, सॉरी OH है वो तो अटैच होगा यहाँ पे, और NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे होगा माइनस NaCl, क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और OH, ठीक है ना। वैसे अगर देखा जाए तो ये ऐसे नहीं होगा, यहाँ से क्या होगा, सबसे पहले जो Na है वो अटैच होगा, ठीक है ना, और CH3COONA बनेगा, ठीक है ना। H तो ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ से माइनस HCl निकालो, माइनस HCl निकालो किस तरीके से, ये H और ये Cl, माइनस HCl निकाल देंगे, ठीक है ना, यहाँ से HCl निकलेगा, पीछे क्या बचा, ONA, ठीक है ना। तो ये जो ONA है ये अटैच होगा CH3COONA। अब ये CH3COONA है, इसका हाइड्रोलिसिस कर दो, H प्लस इस तरीके से, ठीक है। तो क्या निकलेगा, माइनस NaOH हो जाएगा, क्या बोल देंगे, माइनस NaOH। तो क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड O OH का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एसिड बन गया। तो यही अगर मैं इस CH3 की जगह क्या लगाऊं, रिंग लगाऊं, तो रिएक्शंस में क्या होगा, यहाँ रिंग लग जाएगी, यहाँ रिंग लग जाएगी, यहाँ रिंग लग जाएगी, सेम रिएक्शन है, ठीक है। तो मैं एरोमेटिक रिंग भी लेके क्या करा सकता हूँ, रिएक्शन करवा सकता हूँ, ठीक है ना, एरोमेटिक रिंग लेके भी रिएक्शन करवा सकता हूँ। तो ये था किसके साथ में रिएक्शन, बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिटिल हैलाइड। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है सेवेंथ रिएक्शन। सेवेंथ रिएक्शन है बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर कंपाउंड, बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ, हाइड्रोलिसिस एस्टर का हाइड्रोलिसिस करके भी क्या कर सकते हैं, एस्टर का हाइड्रोलिसिस करके भी हम क्या कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये रिएक्शन आपने 10th क्लास में भी पढ़ी थी, ठीक है ना। 10th क्लास के अंदर एक रिएक्शन आती है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, 4th चैप्टर के अंदर एनसीईआरटी में, है ना। तो वहां क्या होता है कि एस्टर का फॉर्मेशन कैसे होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन आप कराते हो किसके साथ में, एथेनॉल के साथ में, ठीक है ना, एसिटिक एसिड की एथेनॉल से रिएक्शन कराते हो तो एस्टर का फॉर्मेशन होता है। उसके अपोजिट हम क्या कराते हैं, एस्टर का हाइड्रोलिसिस, तो वापस क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और एथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरीके से अपनी ये वाली रिएक्शन अपने को पढ़ना है, ये 10th में भी आती थी, पीछे भी आपने एस्टरिफिकेशन रिएक्शन को पढ़ा है। तो हम एस्टर लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O O CH3, ये एस्टर लिया आपने, इस एस्टर का हम कराएंगे क्या, हाइड्रोलिसिस, इस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, H2OH प्लस, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ अटैच कर दो H, यहाँ अटैच कर दो OH, तो क्या निकला, माइनस CH3OH हो गया, और पीछे क्या बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड O OH का फॉर्मेशन हो गया। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन NaOH से भी करा सकते हैं, ठीक है ना, NaOH से कराएंगे तो भी सेम प्रोडक्ट बनेगा। NaOH से कराएंगे तो वापस क्या करना है, OH जोड़ दो CH3 के साइड में, ठीक है। और या बोल सकते हैं कि जो प्रोडक्ट बनाना है तो ये बना दो CH3 C डबल बॉन्ड O O Na,
ठीक है ना। तो ओ एन है वो यहाँ पे, मतलब इस साइड में लगा दो Na, इस साइड में लगा दो OH, तो ये बन गया आपका ONA, और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा CH3OH। ठीक है, ये बन गया। चलो अब हम क्या करेंगे, फर्दर हाइड्रोलिसिस कर देंगे अब की बार। H2OH प्लस, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, इधर तो जोड़ दो H, इधर जोड़ दो OH, तो क्या होगा माइनस NaOH, और साथ में क्या बनने वाला है CH3, C डबल बॉन्ड O, OH का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, एस्टर का हाइड्रोलिसिस हो जाता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब देखो ये काम आप CH3 की जगह रिंग लगा के भी कर सकते हो, यहाँ रिंग लगाओगे तो यहाँ पे भी रिंग आ जाएगी, यहाँ पे भी आ जाएगी, यहाँ पे भी आ जाएगी, तो कोई फर्क नहीं है, तो इसलिए आप एरोमेटिक रिंग लगा के भी काम कर सकते हो। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट हम जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है उसकी लास्ट रिएक्शन हम पढ़ते हैं, एट्थ रिएक्शन, बाय द एसिडिक हाइड्रोलिसिस, बाय द एसिडिक हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, तो एनहाइड्राइड के हाइड्रोलिसिस से भी करा सकते हैं। अब एनहाइड्राइड क्या होता है, एनहाइड्राइड का फॉर्मूला लिखो, ये लिखा आपने CH3, C डबल बॉन्ड O, O CO CH3, ये आपका क्या है, एनहाइड्राइड है। इस एनहाइड्राइड का हम कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस, H2OH प्लस। ठीक है ना, तो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कुछ इस तरीके से, अभी तो ये सिमेट्रिक है, कोई किधर भी जोड़ो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है ना, तो इधर तो जोड़ देंगे क्या, इधर जोड़ देंगे OH, इधर जोड़ देंगे H, तो क्या बनने वाला है CH3, C डबल बॉन्ड OOH प्लस, इधर भी क्या हो जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड O के साथ में H जुड़ेगा तो OH आ जाएगा। तो देखो ये वाला, ये इसको कर देते हैं ग्रीन ताकि समझ में थोड़ा आ जाए। तो ये वाला अपना हुआ कंप्लीट। ठीक है ना, ये रिएक्शन अपनी क्या हुई, कंप्लीट हुई। ये क्या हुआ भाई, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर, हाइड्रोलिसिस करा दिया आपने। अब आप यही हाइड्रोलिसिस कहाँ से करा सकते हो, यही आप रिंग लगा के करवा सकते हो। ठीक है ना, तो रिंग लगा के कराओगे तो भी क्या बन जाएगा आपका कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एक करवा देते हैं लास्ट रिएक्शन, ये रिंग लगाया, C डबल बॉन्ड O, OCO CH3। ठीक है, तो आपने इधर आपने क्या करा, इधर आपने ऐड किया H, इधर आपने ऐड किया OH, इसके प्रेजेंस में होगा ये H2OH प्लस, क्या बनेगा, रिंग की रिंग रहेगी, C डबल बॉन्ड OOH प्लस CH3CO OH का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये आपकी लास्ट रिएक्शन थी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में। इन सभी रिएक्शंस के अंदर अपन ने किसको बनाया है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन किया है। ठीक है, थोड़ा सा अपनी क्लास और लेते हैं और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर लेते हैं, और कल का जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम केमिकल प्रॉपर्टीज को क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलो तो अब हम स्टार्ट कर देते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में अपने को क्या क्या पढ़ना है वो अपन देखेंगे। देखो अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर फर्स्ट पॉइंट क्या है कि C1 से लेके अगर C9 के बात करेंगे, है ना, एसिड्स की बात करेंगे, ये सारे के सारे कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं, कलरलेस, और कैसे होते हैं, लिक्विड होते हैं, कलरलेस लिक्विड। फिर अगर हम C10 और उसके अबव की बात करेंगे, C10 और अबव की बात करेंगे, तो ये सारे के सारे कैसे होते हैं, वैक्सी होते हैं, वैक्सी, वैक्स के जैसे होते हैं, और कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। ठीक है,
फिर सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, C1 से लेके C3 वाले जो एसिड्स होते हैं, ठीक है ना, एसिड होते हैं, वो सारे के सारे कैसे होते हैं, उनकी शार्प पंजेंट स्मेल होती है, तीखी स्मेल होती है, ठीक है ना। आप जब इनका स्मेल लोगे तो आपकी सांस रुक जाएगी वहीं, शार्प पंजेंट स्मेल, ठीक है ना। और कैसे होते हैं, एंड लिक्विड, ठीक है। फिर हम बात करेंगे C4 से लेके C9 तक। C4 से C9 तक के जो एसिड्स होते हैं, है ना, वे रेंसिड बटर स्मेल होती है उनकी, उनकी कैसी स्मेल होती है, रेंसिड बटर स्मेल, इनकी स्मेल होती है रेंसिड बटर स्मेल। एंड ऑयली लिक्विड होते हैं, कैसे होते हैं, ऑयली लिक्विड कंपाउंड, ये होते हैं ऑयली लिक्विड कंपाउंड, ठीक है। अगर हम आगे बात करते हैं इनके C10 से लेके अबव तक, इनकी हम बात करते हैं तो ये सारे के सारे कैसे होते हैं, ऑर्डरलेस एंड वैक्सी सॉलिड, ठीक है, इनमें कोई स्मेल नहीं आती है, ऑर्डरलेस, ऑर्डरलेस एंड वैक्सी सॉलिड, ऑर्डरलेस एंड वैक्सी सॉलिड होते हैं। चलो थर्ड हम बात करते हैं सोल्यूबिलिटी की, सोल्यूबिलिटी। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का नेचर होता है, क्या बनाता है, एच बॉन्डिंग बनाता है, ठीक है ना। और कौन सा, इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या बनेगा, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में आपका बनेगा एच बॉन्ड, तो उसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर एच बॉन्ड, ठीक है ना। इंटरमोलिकुलर एच बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। चलो अब हम बात करते हैं इसके अंदर सोलिबिलिटी के बाद में, सोलिबिलिटी चलो डायग्राम से दिखा देते हैं। देखो आर सी डब्ल्यू एच है, उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये तो हो गया अपना क्या, एसिड। फिर एक वाटर का मॉलिक्यूल भी आ जाता है, ये देखो वाटर का मॉलिक्यूल। फिर और एसिड का मॉलिक्यूल लिख लेते हैं, ओ सी डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड सी आर ओ एच, ये हो गया, ठीक है। तो अगर मैं देखूंगा तो देखो इसके ऊपर क्या रहेगा, पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर क्या रहेगा, पार्शियल पॉजिटिव, इस पे क्या रहेगा, पार्शियल नेगेटिव, इस पे क्या रहेगा, पार्शियल पॉजिटिव, इस पे क्या रहेगा, पार्शियल नेगेटिव। तो देखो इनके बीच में वीक अट्रैक्शन फोर्स आ जाता है, और ये कौन सा बॉन्ड होता है, एच बॉन्ड। और देखो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, एक मॉलिक्यूल वाटर का है और एक मॉलिक्यूल कौन सा है, एसिड का है, तो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच का जो बॉन्ड होता है उसको कौन सा बोलते हैं, इंटरमोलिक्यूलर, इंटरमोलिक्यूलर, इंटरमोलिक्यूलर कौन सा बॉन्ड, एच बॉन्ड। तो इंटरमोलिकुलर एच बॉन्ड की वजह से क्या होते हैं, एक दूसरे के अंदर पानी के अंदर क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे जैसे क्या होगा, मोलिकुलर वेट बढ़ेगा, तो शुरुआत में मोलिकुलर वेट अगर सबसे छोटा कंपाउंड है तो यहाँ पे आर की जगह एच होगा, फिर क्या आएगा CH3, फिर क्या आएगा C2H5, फिर C3H7, C4H9। तो लगातार इस आर ग्रुप का साइज बढ़ता जाएगा, और आर ग्रुप का नेचर होता है वाटर से रिपल्शन का। तो जैसे जैसे क्या होगा, आर ग्रुप का साइज बढ़ता जाएगा, मतलब मोलिकुलर वेट अगर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, आर ग्रुप का साइज बढ़ने से वाटर के साथ रिपल्शन बढ़ेगा, वाटर से रिपल्शन बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो मैं बोल सकता हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट है, सॉरी जो सॉल्युबिलिटी है वो जैसे जैसे क्या होगा, साइज बढ़ेगा, मोलिकुलर वेट बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या होती जाएगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। तो मैं बोल सकता हूँ मोलिकुलर वेट जैसे जैसे क्या होगा, बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। तो ये था अपना सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं इसके अंदर नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट, हम बात करेंगे इसके बॉइलिंग पॉइंट की, ठीक है। तो फोर्थ हम बात कर लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। अब ये बॉइलिंग पॉइंट का क्या लफड़ा है, ये बॉइलिंग पॉइंट का क्या है, देखो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मैंने पीछे वाले लेक्चर में भी बताया था, पीछे कुछ लेक्चर आए थे वहां बॉइलिंग पॉइंट का पॉइंट आया था, तो मैंने बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलिकुलर वेट के, रिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ब्रांचिंग के। तो जिसका मोलिकुलर वेट ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें मैं वापस डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट वाले। एक क्वेश्चन बन सकता है, क्या क्वेश्चन बन सकता है, एक क्वेश्चन बन सकता है क्या, कि CH3COOH जो है उसका मोलिकुलर वेट होता कितना है, मोलिकुलर वेट कैसे निकालते हैं, मोलिकुलर वेट कितना,
होता है। देखो निकालते हैं इसका मोलिकुलर वेट। देखो कार्बन कितने इसके पास में, देखो एक ये रहा एक ये रहा, कितने हो गए, 2 कार्बन हो गए। तो 2 इंटू कार्बन प्लस हाइड्रोजन कितने 4, 4 इंटू हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कितने 2 इंटू ऑक्सीजन। कार्बन का मोलिकुलर मास कितना होता है, एटॉमिक मास होता है 12 प्लस 4 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, 2 इंटू ऑक्सीजन का कितना 16, तो ये कितना हो गया 32, ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 24। तो ये आता है 60, कितना होता है 60। तो थ्योरेटिकली हम निकालते हैं तो थ्योरेटिकली कितना आ रहा है 60 आता है। बट अगर हम प्रैक्टिकली देखें, ये क्या है थ्योरेटिकली, थ्योरेटिकल है ये, ठीक है ना। प्रैक्टिकली अगर देखें तो कितना आता है 120, ये कैसा आता है प्रैक्टिकली। थ्योरेटिकली वैल्यू 60 आती है जबकि प्रैक्टिकली वैल्यू कितनी आती है, एक्सपेरिमेंट से मेजर करते हैं तो 120 आती है। ऐसा क्यों, देखो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ना उनके बीच में इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्ड, पीछे तो इंटरमोलिकुलर बन रहा था इसलिए वो वाटर के अंदर क्या हो रहे थे, डिजोल्व हो रहे थे, ठीक है ना, सोल्यूबल हो रहे थे। यहाँ क्या होता है, दो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल आपस में कौन सा बॉन्ड दिखाते हैं, आपस में कौन सा बॉन्ड बना लेते हैं, आपस में बना लेते हैं इंट्रामोलिकुलर, कौन सा बना लेते हैं इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्ड, सॉरी इंटरमोलिकुलर, सॉरी इंटरमोलिकुलर एच बॉन्ड ही बनाते हैं, ठीक है ना। जैसे देखो कैसे बनाते हैं CH3, ये टॉपिक आपने कहाँ पे पढ़ रखा है, सॉल्यूशन के अंदर भी पढ़ रखा है ना, सेकंड चैप्टर के अंदर। तो ये COOH है, एक CH3 COOH का मॉलिक्यूल कुछ इस टाइप से होगा, C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ देखो कार्बन के ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर रहता है पार्शियल पॉजिटिव, बीच में कौन सा फोर्स आएगा, एच बॉन्ड बनेगा, वीक अट्रैक्शन फोर्स। यहाँ पे क्या रहेगा पार्शियल पॉजिटिव, इस पे क्या रहेगा पार्शियल नेगेटिव, तो इनके बीच में भी क्या बनेगा पार्शियल, थोड़ा सा अट्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं मॉलिक्यूल डाइमर, दो मॉलिक्यूल एक साथ रहते हैं इंटरमोलिकुलर एच बॉन्ड की वजह से, तो क्या बना लेते हैं डाइमर बना लेते हैं। तो डाइमर फॉर्मेशन ड्यू टू, इस वजह से इंटरमोलिकुलर एच बॉन्ड, इंटर मोलिकुलर एच बॉन्ड। हमने देखा था एक मॉलिक्यूल का होता तो 60 है लेकिन दो मॉलिक्यूल साथ में रहते हैं इसलिए कितना आ जाता है 120 आ जाता है, ठीक है ना। तो इस वजह से ये प्रैक्टिकली हमें 120 दिखता है जबकि थ्योरेटिकली कितना होता है 60 ही होता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इनके एसिडिक नेचर की, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट था हमारा कौन सा, फिफ्थ, हम बात कर लेते हैं इनके एसिडिक नेचर की। फिफ्थ पॉइंट हमारा एसिडिक नेचर। तो देखो एसिडिक नेचर अपने को पता है माइनस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और प्लस आई इफेक्ट के रिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। तो जैसे मैंने बोला कि जो एसिडिक नेचर है, एसिडिक नेचर ये क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, माइनस आई इफेक्ट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, माइनस आई इफेक्ट के, और रिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्लस आई इफेक्ट के, रिवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। जैसे देखो कुछ एग्जांपल्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। मैं एग्जांपल लिख लेता हूं पहले, इन एग्जांपल्स को हम डिस्कस करेंगे। अब अपने को कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करने हैं एसिडिक स्ट्रेंथ के, है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ के। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है या जो एसिडिक नेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई इफेक्ट के, मतलब माइनस आई इफेक्ट जरूरी नहीं है, माइनस आर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन COOH ग्रुप से खींचे जाएंगे तो वहां से क्या होगा, वहां से H प्लस का निकलना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, और H माइनस आई इफेक्ट या माइनस आर इफेक्ट की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखो तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो क्या है, यहाँ देखो Cl तीन लगे हैं तो तीनों का, इसका माइनस आई इफेक्ट, इसका माइनस आई इफेक्ट और इसका भी क्या है माइनस आई इफेक्ट। तो इतने ज्यादा जब माइनस आई इफेक्ट लग रहे हैं तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो इसकी सबसे ज्यादा क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, ठीक है ना। इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। फिर देखो यहाँ कितने हैं, दो Cl है, यहाँ कितना है एक ही Cl है, और इसका तो कौन सा इफेक्ट है प्लस आई, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ तो सबसे कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं ऐसा बोल सकता हूँ यहाँ इसका लग रहा है प्लस आई, इसका लग रहा है प्लस आई, और सॉरी माइनस आई, इसका लग रहा है माइनस आई, इसका भी माइनस आई, और इसका भी कौन सा माइनस आई। यहाँ देखो माइनस आई कितने, दो ही के लग रहे हैं, इसमें यहाँ तो एक ही का माइनस आई लग रहा है और यहाँ तो प्लस आई लग रहा है। प्लस आई इफेक्ट तो कम करता है,
जहां सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा वहां एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, तो इसकी सबसे ज्यादा, फिर इसकी, फिर इसकी। नेक्स्ट एग्जांपल में देखो, नेक्स्ट एग्जांपल सेम ही है, ठीक है ना, सेम ही रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। फिर देखो FCl Br और I ले रखा है, ठीक है ना। FCl Br और I का मतलब क्या हुआ, यहाँ FCl Br और I का क्या मतलब हुआ भाई, तीनों ही कौन से, चारों ग्रुप कौन से लगे हुए हैं, चारों ग्रुप ऐसे ग्रुप लगे हुए हैं जो कौन से हैं, जो माइनस आई वाले हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट किसका होता है, तो माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है फ्लोरीन का, तो ये आ जाएगा ऑर्डर ऐसा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। अब देखो क्या लगा है, Cl, अब माइनस आई इफेक्ट भी तीनों का माइनस आई है और तीनों का है भी सेम Cl का, लेकिन क्या होता है जो आई इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। COOH ग्रुप के जितना पास Cl होगा वो वहीं से उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा बढ़ेगी। तो जहां Cl सबसे पास में है, यहाँ देखो थोड़ा दूर हो गया, यहाँ तो बहुत ज्यादा दूर हो गया, तो Cl की यहाँ पे क्या हो रही है, डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, यहाँ की क्या हो रही है, डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है। इस वजह से जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगी आई इफेक्ट कम होता जाएगा, माइनस आई कम होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, तो यहाँ पे भी ऑर्डर ये हो जाएगा। अब देखो HCOOH, यहाँ इसका कौन सा है, इसका प्लस आर इफेक्ट होता है, साथ में माइनस आई भी होता है, इसका कौन सा होगा, प्लस आर इफेक्ट होगा, और ये तो प्लस आई वाला है ही, ठीक है। तो जिसका प्लस आर इफेक्ट है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करता है, थोड़ा बढ़ाता है, ठीक है ना, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है ना। तो और साथ में माइनस आई भी लगा हुआ है, ठीक है, और फिर उसमें प्लस आर है, लेकिन इसका जो CH3 का, यहाँ देखो प्लस आर के साथ में इसका माइनस आई इफेक्ट भी है, ठीक है ना, यहाँ तो ओनली प्लस आई इफेक्ट है। तो अगर देखा जाए तो प्लस आर इफेक्ट के साथ में माइनस आई इफेक्ट होने से क्या होगा, ये क्या करेगा, इसकी एसिडिटी को थोड़ा सा बढ़ाएगा, ठीक है ना। इसका माइनस आई इफेक्ट है तो सही, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है जितना सीधा जब रिंग जुड़ा होता है तब होता है, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, तो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट की वजह से एसिडिटी बढ़ेगी, यहाँ पे तो केवल प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, ठीक है, तो ये ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो हम देखते हैं ये वाला एग्जांपल, ये तो इसमें दिख ही रहा है, इसमें देखो कुछ लगा हुआ नहीं है, यहाँ NO2 लगा है, यहाँ NO2 2 लगे हैं, यहाँ NO2 3 लगे हैं। NO2 का तो माइनस आर भी होता है और माइनस आई भी होता है, NO2 का कैसा इफेक्ट होता है, माइनस आर एंड माइनस आई, ठीक है ना। इस वजह से जहां सबसे ज्यादा ग्रुप लगे हैं उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। फिर देखो क्या लगे हैं, फिर NO2 का माइनस आर माइनस आई, यहाँ कुछ नहीं लगा, और OCH3 का तो क्या है, OCH3 का आपका प्लस आई इफेक्ट होता है, ठीक है ना। तो ये तो क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग वाला है, इसका कैसा है, प्लस आई वाला है, तो ऑर्डर कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। फिर देखो COOH बीच में आ गया CH2, तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़े बहुत देगा, यहाँ दो जने दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन देने पे तो क्या होती है, आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है। फिर देखो यहाँ, यहाँ देखो कौन सा जुड़ा है, sp, इसका हाइब्रिडाइजेशन, इसका कौन सा है, sp2, इसका कौन सा है, ये तो कार्बन के पास वाला जो COOH के पास वाला sp3, जहां s कैरेक्टर ज्यादा होगा, इसमें s कैरेक्टर कितना होता है, ये आप 11th में पढ़ते थे 25%। sp2 में s कैरेक्टर कितना होता है, 33.33%। sp में s कैरेक्टर कितना होता है, 50%। तो जितना ज्यादा s कैरेक्टर होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा, और जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहेगी वहां पे क्या होगा, वहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा इसकी, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो हमने डिस्कस किए, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, ये बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, और ये आपने एल्कोहल के अंदर भी पढ़ा था कि एल्कोहल और फिनोल में से एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होती है, तो फिनोल की होती है। और फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड में किसकी ज्यादा होती है, फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड की होती है। तो मैं तीनों को ही कंपेयर कर देता हूँ, एल्कोहल, फिनोल और ईथर को, ठीक है। तो ये सब चीजें, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं फिर हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट है, ठीक है ना। तो वैसे ये फिजिकल प्रॉपर्टी का नहीं है, लेकिन फिर एक क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन लिख लेते हैं लास्ट, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ्स ऑफ एल्कोहल, फिनोल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना, ईथर मत कर देना,
कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये अपने को करना है, ठीक है ना क्वेश्चन। अब देखो ये क्या चीज है, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है दो या तीन की, अगर आपको कंपेयर करवाता है एसिडिक स्ट्रेंथ, तो तीनों को लिख लो। एल्कोहल क्या होता है ROH, फिनोल क्या होता है CHOH, ठीक है ना, ये होता है। फिर अगर मैं ईथर की बात करूं तो ईथर क्या होता है, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड आपका क्या होगा RC डबल बॉन्ड OH होगा। अगर इसमें से आप H प्लस निकालते हो -H प्लस, तो क्या बनेगा कॉन्जुगेट बेस बनेगा। क्या बनेगा कॉन्जुगेट बेस, वो क्या होता है RO नेगेटिव। यहाँ पे H प्लस करोगे तो कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा, ऐसा बनेगा O के ऊपर नेगेटिव। यहाँ मैं H प्लस निकालता हूँ तो क्या बनेगा RC डबल बॉन्ड O के ऊपर नेगेटिव। ये कौन सा आयन बना, इसको हम बोलते हैं एल्कोक्साइड आयन, ठीक है। इन तीनों को थोड़ा सा जगह बनाते हैं। थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। इसको हम बोलते हैं एल्कोक्साइड आयन। एल्कोक्साइड आयन। ये कौन सा है फिनोक्साइड आयन। और ये क्या है कार्बोक्सिलेट आयन। जो एल्कोक्साइड आयन होता है, ठीक है ना, जो एल्कोक्साइड आयन है ये ये क्या होता है, ये कॉन्जुगेट बेस है, कॉन्जुगेट बेस ऑफ एल्कोहल। कॉन्जुगेट बेस किसको बोलते हैं, अगर किसी कंपाउंड में से आप H प्लस निकाल दो तो वो जो बनेगा पीछे वो कॉन्जुगेट बेस है। तो ROH में से H प्लस निकाला तो RO नेगेटिव बना, तो RO नेगेटिव क्या है एल्कोक्साइड आयन है, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस ऑफ एल्कोहल। फिनोक्साइड आयन किसका होता है कॉन्जुगेट बेस ऑफ फिनोल। फिर आपका क्या है कार्बोक्सिलेट, ये क्या है कॉन्जुगेट बेस ऑफ इसका कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। अब अपने को चेक करना होता है जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होता है वो वाला कंपाउंड क्या होता है उतना ही ज्यादा एसिडिक होता है, ठीक है ना। तो एसिडिक क्यों होगा भाई, जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा। मान लो ये बहुत ज्यादा स्टेबल है तो एल्कोहल में से H प्लस निकलना आसान हो जाएगा ना, क्योंकि रिएक्शन तो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ती है। इधर जाने पर स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा कम नहीं हो रही है ना, तो क्या होगा आराम से एल्कोक्साइड आयन बनेगा। लेकिन जब जब ये क्या होगा स्टेबल होगा, ठीक है ना। तो जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होता है वो एसिड उतना ही ज्यादा एसिडिक होता है। तो एल्कोक्साइड आयन के अंदर देखो क्या क्या हो रहा है। एल्कोक्साइड आयन में R का लग रहा है प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट लगाने से क्या होगा O के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने पे गड़बड़ हो जाएगी। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने पे O के ऊपर तो पहले से ही नेगेटिव है, कोई नेगेटिव की नेगेटिव और बढ़ा रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ा है, तो उसको अनस्टेबल करेगा। क्योंकि चार्जेस क्या होते हैं अनस्टेबल होते हैं। किसी एटम के ऊपर चार्ज आ रहा है मतलब वो कैसा है अनस्टेबल, ये तो चार्ज का चार्ज और बढ़ा रहा है ना। नेक्स्ट देखो ऑक्सीजन के अंदर, ऑक्सीजन में क्या होगा देखो ये बॉन्ड इधर आएगा ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, क्योंकि क्या हो रहा है रेजोनेंस हो रहा है। देखो डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर क्या आ रहा है नेगेटिव चार्ज। जब ऐसा होता है तो क्या हो रहा है नेगेटिव के कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड, तो क्या होगा रेजोनेंस होगा। तो किस तरीके से होगा रेजोनेंस, देखो इस तरीके से होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी कुछ ऐसी। ओ डबल बॉन्ड, क्योंकि नेगेटिव यहाँ गया तो डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड इधर आया तो ये बॉन्ड जब शिफ्ट हुआ ये इधर शिफ्ट हुआ तो इस कार्बन पे क्या आ गया नेगेटिव, ये डबल पहले से ही था ये डबल यहाँ पे है। फिर देखो नेक्स्ट ये नेगेटिव इस नेगेटिव और इस डबल बॉन्ड के बीच में कॉन्जुगेशन, तो ये नेगेटिव आएगा इधर, ये डबल बॉन्ड जाएगा इधर, तो डबल बॉन्ड इधर नेगेटिव इधर, ये पहले से ही था। फिर स्ट्रक्चर देखो क्या बन रहा है, ये नेगेटिव इधर आएगा ये इधर जाएगा, क्योंकि वापस क्या होगा रेजोनेंस, ये नेगेटिव ये डबल बॉन्ड ओ, ये नेगेटिव इधर आएगा ये नेगेटिव उधर जाएगा, तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा स्ट्रक्चर डबल डबल, ये डबल यहाँ पे ओ के साथ में आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है। तो कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रही है 1 2 3 4 5, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन हो रहा है।
जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती है उतनी ज्यादा चार्ज का डीलोकेलाइजेशन होता है, चार्ज का जितना ज्यादा डीलोकेलाइजेशन होता है उतना ही ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता चला जाता है। ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, जो कार्बोक्सिलेट आयन है, इस कार्बोक्सिलेट आयन की अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ तो कैसी बनेगी, ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा, तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा भाई, स्ट्रक्चर बन जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ के साथ में नेगेटिव। ये जो स्ट्रक्चर बना रहा है, कितने स्ट्रक्चर बना रहा है, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर कितने बन रहे हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं दो, लेकिन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एग्जैक्ट एक जैसे हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ये जो ओ नेगेटिव आया, इसको मैं ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी ना, डबल बॉन्ड ओ, ओ नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो दोनों एग्जैक्ट एक जैसे ही तो है, दोनों में क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है। इसलिए दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसी है, दोनों के दोनों कैसी है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर क्या होती है, आर मोर स्टेबल, ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है ना। तो इस वजह से होना तो यहाँ रेजोनेंस भाई ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है, इसलिए इसको ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, बट ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहा है। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है ना। तो इस वजह से क्या होगा, जो कार्बोक्सिलेट आयन है उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा स्टेबल होगी, और उस वजह से ये क्या करेगा, ये इसका जो एसिड है, मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। ये क्या है, ये है आपका फिनोल, और ये आपका क्या है, एल्कोहल। तो एल्कोहल, फिनोल और ईथर के अंदर इनके जो कार्बोक्सिलेट, इनके जो कॉन्जुगेट बेस बन रहे हैं वो सबसे ज्यादा स्टेबल है कार्बोक्सिलेट आयन, फिर है फिनोक्साइड आयन, और फिर है एल्कोक्साइड आयन। इस वजह से जो स्टेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का, ऑर्डर ऑफ एसिडिक, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है। ऑफ किसका, एल्कोहल, फिनोल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये किसका क्या हो जाएगा देखो, ठीक है ना। ये हम देखते हैं, ये क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा कौन स्टेबल है, कार्बोक्सिलेट आयन, तो वो वाला एसिड, इसका एसिड कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल, सबसे ज्यादा एसिडिक, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। फिर क्या आएगा, फिर होगा फिनोल, क्योंकि इससे ज्यादा, इससे थोड़ा सा कम स्टेबल फिनोल का फिनोक्साइड आयन है, और एल्कोक्साइड आयन तो क्या है, अनस्टेबल है। ठीक है। तो ये एल्कोक्साइड बनेगा। ठीक है ना। इसलिए एल्कोहल जो होते हैं उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ही कम होती है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर फिनोल, और फिर कौन आएगा, एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड की को एल्कोहल लिख देते हैं। ठीक है ना। एल्कोक्साइड आयन नहीं आएगा यहाँ, यहाँ आएगा एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल। तो ये इनकी क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। ठीक है। तो आज अपन ने क्या क्या पढ़ा है भाई, आज अपन ने पढ़ा है प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, फिर बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्रोइल कंपाउंड, ये तीनों रिएक्शंस। और ये इसके जैसी रिएक्शन हमने, ये रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद CO2, ये रिएक्शन हम एल्कोहल में पढ़ चुके थे, एसिसी रिएक्शन। ठीक है ना। फिर ये चारों रिएक्शंस तो हम पहले ही पढ़ चुके थे। ये एल्किल बेंजीन वाली थोड़ी सी नहीं है, इसमें ध्यान रखना है, रिंग के ऊपर चेन कितनी भी बड़ी हो बन जाएगा उसका COOH। फिर हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिटिल हैलाइड, ये कोई बड़ी चीजें है नहीं, सिंपल चीजें, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एनहाइड्राइड, ये सिंपल है। फिजिकल प्रॉपर्टीज तुम पहले से ही जानते हो, कोई बड़ी चीजें है नहीं। ठीक है ना। ये प्लस आई माइनस आई, ये 11th क्लास में आते हैं, और ये कंपैरिजन वाला क्वेश्चन एल्कोहल का है। तो आज के लेक्चर के अंदर जो हमने पढ़ा है वो ऐसा नहीं है कि आपने कभी पढ़ा नहीं। ठीक है ना, सिंपल है। तो मिलते हैं ना लास्ट लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है ना। तो लगभग 6-7 रिएक्शंस मान लो, 6-7 रिएक्शन बची है, एक लेक्चर में हम क्या कर देंगे, इसको सम अप कर देंगे। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, जब तक इसको अच्छे से रिवाइज करिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। चलो पढ़ते हैं, नेक्स्ट में मिलते हैं फिर। हाँ, मैं एक बात बोल रहा था कि अगर आपको इन सब के ये जो नोट्स है ना, शॉर्ट नोट्स जो मैं लिख रहा हूँ पढ़ाते टाइम, ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसके ऊपर ये मैं डाल दूंगा, तो वहां से आपको मिल जाएंगे। ठीक है। और चैनल को शेयर वगैरह कर दिया करो अपने फ्रेंड्स के साथ।
जो भी वीडियो वगैरह देखते हो तो उसको लाइक भी कर दिया करो, कुछ नहीं लगता है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है वीडियो बनाने का, ठीक है ना। तो लाइक कर दिया करो यार, टच ही तो करना है लाइक वाले बटन पे, तो कर दिया करो। और जो भी नया कोई स्टूडेंट देख रहा है तो सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है, रिक्वेस्ट है।